हेलो स्टूडेंट्स, ग्रो साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का इम्पोर्टेंट पार्ट आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ने वाले हैं। आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस 11 के एग्जाम में तो आते ही हैं, एंट्रेंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आज हम आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड कुछ एंट्रेंस रिलेटेड हाई लेवल के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम isolated gaseous neutral atom। इसका डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। अब चलिए मान लीजिए कि ये है एक एटम। अब ये है इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ न कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमको पता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस एंड वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे ऑलवेज ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है एंड कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी वही एनर्जी होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को वैलेंशियल से रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब मान लीजिए कि एक एलिमेंट है X। अब यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से X प्लस हो गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? वही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को X से रिमूव कर दो तो X प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आपने दिया उसे ही कहेंगे यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है क्या क्या फैक्टर्स से रिलेटेड डिपेंडेंट है, इससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अच्छा चलिए, अब इसका एक अदर टर्म्स भी है, ऑल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हैं या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए कहा गया क्योंकि आप जो एलिमेंट ले रहे हो, सपोज कीजिए कि आप सोडियम ले रहे हो, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपने यहां पर दिया आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। तो यहां इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया एंड सोडियम प्लस फॉर्म हो गया। अब यहां पर क्या हुआ कि ये सोडियम एटम का इनिशियली कुछ ना कुछ एनर्जी इसका प्रेजेंट होगा एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद सोडियम प्लस का कुछ ना कुछ एनर्जी प्रेजेंट होगा। अब ये जो एनर्जी का जो चेंज है इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से पहले एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, इसी एनर्जी की डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से पहले और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो
एनर्जी का डिफरेंस बचता है ना बिफोर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन का, तो इससे क्या होगा, एक एनर्जी का डिफरेंस बन जाता है। इसी एनर्जी की डिफरेंस से रिलेट करता है एंथैल्पी टर्म। और यहाँ पर एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से पहले एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद टोटल कितना हुआ एंथैल्पी, हम उसी एंथैल्पी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद यहाँ पे सोडियम प्लस बन गया। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म होता है कि कोई भी एलिमेंट से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है तो उसके लिए जो भी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए उसको आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम को देना है, तभी जाकर एलिमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। अब इसकी रिलेटेड पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर जाकर हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको आयनाइजेशन एनर्जी के लिए गैसीय स्टेट में लाया गया। ऑलरेडी आपको पता है कि मैटर में जितने भी एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं होते। मैटर में जितने भी एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। एटम्स ऑलवेज या तो अपने जैसे दूसरे एटम्स के साथ कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में रहते हैं, या फिर एटम्स किसी मॉलिक्यूल का एक पार्ट रहते हैं। एटम्स अपने जैसे दूसरे एटम्स के कांटेक्ट में आकर कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म करते हैं, इसको इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। या फिर एटम्स किसी मॉलिक्यूल का एक पार्ट होते हैं। अब मॉलिक्यूल का पार्ट बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे NaCl हो गया या बहुत सारे हो गए, H2O हो गया, इनमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब एटम्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये मेनली नोबल गैसेस में देखा जाता है, जैसे हीलियम, आर्गन एटसेट्रा। अब यहाँ पे एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहता है, मतलब इंडिविजुअल अकेला कोई एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कोई ना कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इन्वॉल्व रहता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देंगे तो एक एटम को देना पड़ेगा, और ये तभी कर सकते हैं जब हम एटम को अकेला कर देंगे, यानी कि इंडिविजुअल करेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एटम्स को गैसीय स्टेट में लाना पड़ेगा। पहले एटम्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर एटम्स क्या होगा, धीरे धीरे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने से एटम्स अलग अलग हो जाएगा। अब अलग अलग एटम होने के बाद तब जाकर हमें और एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी देने के बाद एटम्स अपना स्टेट, सॉलिड स्टेट या कोई भी स्टेट छोड़कर वो धीरे धीरे गैसीय स्टेट में आने लगता है। इन जनरली इंडिविजुअली क्या होता है कि एटम्स मान लीजिए कि सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सोडियम मेटल में सोडियम एटम्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर सोडियम एटम्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पर एनर्जी देना होगा। एनर्जी देंगे तो यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटने से दोनों सोडियम एटम्स, ये सब जितने भी सोडियम एटम्स होंगे वो सब अलग अलग हो जाएंगे। इसी को कहेंगे हम आइसोलेटेड एटम। अब अलग अलग होने के बाद हम फिर से एनर्जी देना पड़ता है। फिर से एनर्जी देने से क्या होगा कि ये सोडियम सॉलिड से गैसीय स्टेट में आ जाता है, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैसीय स्टेट में आने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि हमें एनर्जी जो देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकलेगा, उसी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हम कहेंगे कि एक एटम आयन हो गया। जैसे सोडियम यहाँ पर गैसीय स्टेट में हम लाएंगे, आइसोलेटेड लाएंगे, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में लाएंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा सोडियम प्लस।
ये हो जाएगा सोडियम प्लस। अच्छा अब क्या होगा, ये सोडियम प्लस भी जो होगा आप इसे भी कह सकते हो कि ये गैसियस आयन है, क्योंकि गैस एटम से ही तो गैसियस आयन बना है। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा कि आयनेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है ये तो पता चल गया। अब आयनेशन पोटेंशियल क्या है। इन जनरली जब दो ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट के अंदर आप गैस को रखते हो, दो ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट के अंदर एक क्लोज्ड ग्लास ट्यूब में जब आप दो मेटल प्लेट के बीच में गैस को रखते हो, तब क्या होगा कि ये दोनों मेटल प्लेट को अगर आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हो तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़े होंगे, कैथोड रेज ऑलवेज कैथोड, ये कैथोड रेज ऑलवेज कैथोड से निकलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड के साथ यहाँ पर निकलते हैं, जिससे क्या होता है ये इतना एनर्जी के साथ ये गैस से स्ट्राइक होते हैं कि ये गैस से आयंस जनरेट हो जाते हैं, आयंस कैटायंस जनरेट हो जाते हैं। अब ये जो कैटायंस जनरेट हो जाते हैं उसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर ये गैस में स्ट्राइक हुए, ये इतना एनर्जी कोलिजन से ये इलेक्ट्रॉन्स और गैस के बीच में इतना कोलिजन हुआ कि ये गैस एनर्जी एब्जॉर्ब किया, जिसमें से क्या हुआ कि एटम सेपरेट हुए और उन्हीं एटम से बाद में इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन सेपरेट हो गया। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि आयनेशन एंथैल्पी, तो हम बताएंगे कि ये जो कोलिजन से इतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किए या आयनेशन एनर्जी एब्जॉर्ब किए, जिससे क्या हुआ कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो गए। ठीक, तो यहाँ पर फिर से आ गया क्या, तो आयनेशन एनर्जी देने से यहाँ पर आयंस आ गया। हम बताएंगे कि यहाँ पर आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल में दिया, आपने यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल को दिया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए। उसी को कहेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन between negative and positive terminal to remove electron from gaseous atom is called ionization potential। यहां पर जो एनर्जी देंगे हम उसे कहेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, यहां पर जो एनर्जी दिया जाता है ये वोल्टेज के फॉर्म में दिया जाता है, जिससे क्या होगा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स गैस में स्ट्राइक होकर आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कर देंगे। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल खत्म। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसका यूनिट क्या होता है। मोस्टली इसके जो यूनिट्स होते हैं वो इसका यूज किया जाता है किलोजूल पर मोल। एनर्जी को किलोजूल पर मोल के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाता है, जूल पर मोल के हिसाब से भी एक्सप्रेस किया जाता है, कैलोरी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है। जी, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट होता है। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दूंगा तो जितना एनर्जी होगा उसको मैं एक्सप्रेस करूंगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक, अच्छा यहां पर अब हम पढ़ते हैं आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करेंगे यह हमें पढ़ना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करेंगे।
आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक साइज घटने या बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे ये चेंज होगा। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड इज द शिल्डिंग इफेक्ट। उसके बाद आ रहा है एक और इफेक्ट पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शिल्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अच्छा, लेकिन इससे पहले हमें एक पॉइंट जानना है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे पहला इलेक्ट्रॉन, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए तो इन आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कहा जाएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद ये फैक्टर्स पढ़ेंगे। अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ये कहता है कि आप कोई भी एटम लो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैंने सोडियम लिया या कोई भी एलिमेंट मैंने लिया, इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आप जो एनर्जी यूज करोगे उसे कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को IE1 हमने दिया, उससे क्या हो गया कि यहाँ पर Na+ फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर सोडियम का कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो कहां से जाएगा, बैलेंसर इलेक्ट्रॉन 3s से जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 3s से चला गया तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम प्लस का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। अब यहां पर सिचुएशन ये होगा कि Na से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो Na+ हो गया, लेकिन Na+ बनते ही यहां पर अब जो आयन बना Na+, इसका बैलेंसर थर्ड सेल नहीं है, इसका बैलेंसर सेकंड सेल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो थर्ड सेल से रिमूव हो चुका है। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स सेकंड सेल में बचा हुआ है, 2s एंड 2p सब सेल में बचा हुआ है। अब अगर मैं कहूंगा कि ये जो Na+ से क्या फर्दर और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। हम Na+ से और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो यहां पर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उसके लिए चाहिए, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उसके लिए चाहिए, तब बनेगा क्या, Na2+। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में से किसका एनर्जी ज्यादा होगा। अब ऑलवेज याद रखिए कि वैलेंस सेल से न्यूक्लियस तक का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है बाकी सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक होता है। इसी के लिए क्या होता है कि वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा ज्यादा इजी रह जाता है, ज्यादा इजी रह जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप अगर रिमूव करोगे वैलेंस सेल से, ये थोड़ा ज्यादा इजियर प्रोसेस हो जाएगा। अब पहला इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से जब आप रिमूव करोगे तो रिमूव करने से क्या होगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो लगेगा वो थोड़ा लेस होगा।
लेकिन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो एक्चुअली सोडियम के न्यूक्लियस के साथ और स्ट्रांगली अटैच होंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपने दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन बचा है उसका क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ और स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के कांटेक्ट में ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकलते गए, मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांगली अटैच्ड होगा, न्यूक्लियस की कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट में आ जाएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितनी धीरे धीरे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं उसके ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं। इससे क्या होगा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ये एग्जैक्टली वही बात है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर पहले मैं एक पिज्जा लाता हूँ, पिज्जा के कांटेक्ट में 4 पर्सन्स मिलाता हूँ, 4 पर्सन्स मिलाता हूँ। अब पिज्जा एक है और 4 पर्सन्स है, तो चारों पर्सन्स में से ईच पर्सन के कांटेक्ट में कितना आया, 1/4 आया। लेकिन अगर मान लो कि ये पिज्जा मैंने एक ही लिया और लेकिन यहां पर मैंने ऐसा किया कि इस पिज्जा को 2 पार्ट में डिवाइड किया और 2 ही पर्सन्स मैंने रखा, 2 पर्सन्स, तो यहां पे ईच के कांटेक्ट में कितना आया, हाफ। अब देखिए पहले 4 पर्सन थे तो यहाँ पे ईच पर्सन का जो पिज्जा का शेयरिंग था 1/4। अब मैंने 2 पर्सन हटा दिए, मतलब नंबर ऑफ पर्सन कम कर दिए, तो पिज्जा का कंट्रीब्यूशन ईच पर्सन के लिए बढ़ गया कि नहीं, ये भी ईच पर्सन के लिए हाफ पिज्जा है क्योंकि लोग 2 हैं खाने के लिए। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो न्यूक्लियस के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम एक्सपीरियंस करेंगे। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे तो बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे पहले यहाँ पर 2 थे, एक निकल गया, जो बाकी एक बचा हुआ है वो न्यूक्लियस के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रांगली अटैच्ड होगा। इसीलिए क्या होगा कि ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए सोडियम से सोडियम प्लस निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड मतलब Na+ से क्या फर्दर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है? जी जरूर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा ये क्या होगा, मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस के न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड होने की वजह से यहाँ पर Na2+ बन गया। अच्छा, क्या हम Na2+ से फर्दर इलेक्ट्रॉन एक रिमूव कर सकते हैं? जी जरूर रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो इन दोनों से भी ज्यादा होगा। अब Na2+ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा तो यहां पर हो जाएगा Na3+, और इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा इन दोनों आयनाइजेशन एनर्जी से भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, Na2+ का कन्फिगरेशन यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p5। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देंगे तो 1s2 2s2 2p4। अब ऐसा है, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ तो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ और स्ट्रांगली अटैच हो जाएंगे और स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म कर देंगे। इसलिए रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अटैच होने की वजह से यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड
और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अटैच है, इसीलिए रिमूव करने के लिए और भी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, इसलिए IE2 IE1 से ज्यादा है। उसी तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने आएंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए यहां पर हम कहेंगे कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड एंड फर्स्ट से भी ज्यादा होगा। धन्यवाद।